आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस फॉर्मेट्स। अब आप लोगों को जो यहाँ तक पढ़ा दिए हुए हैं दोज आर एंट्रीज एंड जेनबैंक, इन दोनों को हम जो है वो ऑलरेडी देख चुके हैं कि इनके अंदर किस तरह से इंफॉर्मेशन रखी जो है वो सेव की गई हुई इंफॉर्मेशन रिट्रीव की जा सकती है। इसके अलावा दूसरे सीक्वेंस फॉर्मेट्स भी हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि एंट्रीज और जेनबैंक में मेजर डिफरेंस क्या था कि एंट्रीज के अंदर सीक्वेंस मौजूद नहीं था। एंट्रीज जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम पब्लिकेशन की जो रिट्रीवल्स हैं, पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल्स हैं, उनके लिए यूज़ हो रही है। और जो जेनबैंक है दैट वाज यूज्ड फॉर योर सेकंड वन दैट वाज सीक्वेंस रिट्रीवल। इसी तरह सीक्वेंस को रिट्रीव करने के लिए और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स यूज़ किए जाते हैं, जिनके अंदर दूसरा फॉर्मेट जो सिंपलेस्ट फॉर्मेट है दैट इज़ द फास्ट ए। बी वेरी केयरफुल, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज फास्ट ए। इसको फास्टा नहीं पढ़ते। अब मोस्टली जो है वो ये रूटीन फास्टा पढ़ जाते हैं, बट लेकिन ये जो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ फास्ट ए। ये भी आपका जो है एनसीपीआई पर ही मौजूद है। और एनसीपीआई पर ये किस तरह से मौजूद है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वन लाइन डेफिनेशन होगी और साथ में सीक्वेंस होगा। लेकिन इसकी एक पहचान है। इसकी एक पहचान क्या है कि इट ऑलवेज स्टार्ट, जो इसकी वन लाइन डेफिनेशन है वो हमेशा जब स्टार्ट होगी तो उसके स्टार्टिंग में एक एंगल ब्रैकेट मौजूद है, या आप कह लो कि लेस देन या ग्रेटर देन का जो साइन है दैट इज प्रेजेंट। ठीक है, वो इस तरह से मौजूद है कि वो इंडिकेट करता है कि वो यहाँ पर कि यहाँ पर जो है फास्ट ए फॉर्मेट आगे मौजूद है। उसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो है वन एंगल ब्रैकेट, उसके बाद एक सेशन नंबर गिवन होता है। एक सेशन नंबर के बाद उसके आगे जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है, फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ प्रोटीन और जीन। जिस भी मॉलिक्यूल का आप स्टडी कर रहे हो, ये आपका प्रोटीन के लिए भी यूज होता है, ये फॉर्मेट डीएनए के लिए भी यूज होता है, आरएनए के लिए भी यूज होता है। जो भी आगे आप मॉलिक्यूल यूज कर रहे हो उसकी आपने उसका नेम लिखना है, कंप्लीट नेम लिखते हैं कि क्या है। तो उस कंप्लीट नेम को और आपका जो एक्सेशन नंबर है, उन दोनों के दरमियान एक डिलिमिटर यूज होता है, एक सिंगल लाइन यूज होती है जो कि बाकी करेक्टर से थोड़ी बड़ी होती है। दैट इज बेसिकली नॉट अ लाइन, ये एक स्पेसिफिक करेक्टर है जिसका नाम है डिलिमिटर। ये डिलिमिटर यूज होता है जो कि इंडिकेट करता है कि एक जो एंट्री है, एक सेशन नंबर या एंट्री जो है वो एंड हो गई है। इसी से रिलेटेड, इसी की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड नेक्स्ट एंट्री जो है वो स्टार्ट की जा रही है, जहां पर वो एंड हो जाएगी। अगर आपने तीसरी इंफॉर्मेशन देनी है तो वो भी इसी तरह आगे डिलिमिटर को यूज करते हुए दी जाती है। ठीक है, ये डिलिमिटर जो है इट इंडिकेट्स कि आपका जो है वो एक सिंगल जो है वो एंट्री एंड हो गई है। अब यहाँ पर आपके पास इसके अलावा ये पहली लाइन हो गई। पहली लाइन के बाद सेकंड लाइन जो है उसकी वो डायरेक्ट जो है सीक्वेंस से स्टार्ट होगी। फॉर प्रोटीन सीक्वेंसेस वी ऑल नो कि आपकी तमाम प्रोटीन्स जो हैं दो स्टार्ट विद मैथियोनिन, और जो आपके डीएनए है उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। आपकी फंक्शनल प्रोटीन्स के लिए ये लिमिटेशन ज़रूर है कि वहाँ पर जो पहला रेजिड्यू आके अटैच होता है किसी भी प्रोटीन में, जहाँ से प्रोटीन जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट करती है, दैट इज ऑलवेज मैथियोनिन। इसलिए जहाँ पर आप प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे होगे वहाँ पर आप यहाँ देखोगे कि आपके पास हमेशा जो है वो सीक्वेंस जो है दैट विल स्टार्ट विद एम। अच्छा, सीक्वेंस जब हम लिखते हैं तो बी वेरी केयरफुल, वी डू नॉट यूज 3 लेटर कोड, या हम पूरा पूरा नाम नहीं लिखते एक एक रेजिड्यू का। इंस्टेड वी राइट 1 लेटर कोड। फॉर प्रोटीन देर आर 20 लेटर्स, एंड फॉर डीएनए देर आर 4 लेटर्स। ठीक है, और उसी तरह आरएनए के लिए 4 है, लेकिन फर्क क्या है कि डीएनए के अंदर टी होगा और आरएनए के अंदर यू होगा। दैट इंडिकेट्स कि आपका कौन सा सीक्वेंस या कौन सा मॉलिक्यूल टाइप मौजूद है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड लाइन है दैट विल जस्ट हैव सीक्वेंस, और जिस जगह पर सीक्वेंस एंड हो रहा होगा वहां तक वो उसको सीक्वेंस को देने के बाद आपका जो भी है ये फाइल फास्ट फाइल जो है ये एंड हो जाती है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इजी फाइल है, रीडेबल फाइल है फॉर योर बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल। जितने भी बायोलॉजिकल टूल्स हैं उन वो सिंपलेस्ट फाइल्स को ज़्यादा अच्छी तरह रीड कर सकते हैं, और ये आप उनके पास सिंपलेस्ट फाइल है रीड करने के लिए, और वो इसको बहुत इजीली रीड करते हैं। FASTA, in addition to the GenBank format, there are many other sequence formats. FASTA is one of the simplest and the most popular sequence formats because it contains plain sequence information. इसके पास सिर्फ प्लेन सीक्वेंस इंफॉर्मेशन है, कोई एनोटेशन इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसको एनोटेट कैसे किया गया है।
ना ही ऑथर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, ना पब्लिकेशंस की इंफॉर्मेशन है। Contains plain sequence information that is readable by many bioinformatics analysis programs. It has a single definition line that begins with a right angle bracket. इसको हम राइट एंगल ब्रैकेट भी बोलते हैं। आप इसको अपनी ईज के लिए ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का साइन जैसे भी याद रखना चाहो कर सकते हो। फॉलोड बाय अ सीक्वेंस नेम। सीक्वेंस नेम क्या है? हो सकता है वहाँ पे जीन आइडेंटिफाई नंबर दिया हो, एक्सेशन नंबर दिया हुआ हो, ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट प्रोटीन का या जीन का नेम दे दो। समटाइम्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सच एज जीआई नंबर और कमेंट्स कैन बी गिवन। अक्सर कभी कभी जो है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर क्या है कि सिंगल इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसके अंदर सिर्फ उसका एक्सेशन नंबर गिवन होता है। Comments by can be given which are separated from the sequence name by a sign या symbol जो है that is delimiter. The extra information is considered optional and is ignored by sequence analysis program. अब जो आपने extra information दी हुई है वो ignore हो जाती है sequence analysis program या bioinformatics tool से। सिर्फ उसको आगे जो है वो one line definition छोड़ के नेक्स्ट लाइन से सीक्वेंस रीड कर लेता है। द प्लेन सीक्वेंस इन स्टैंडर्ड वन लेटर सिंबल इज गिवन। अब यहाँ पर वन लेटर सिंबल स्टार्ट्स इन द सेकेंड लाइन, जहाँ पर अब प्लेन सीक्वेंस जो है वो कहाँ से किस तरह स्टार्ट हो रहा है? वन लेटर कोड से, और वो भी सेकेंड लाइन से। ईच लाइन ऑफ सीक्वेंस डाटा इज लिमिटेड टू 60 to 80 करेक्टर। अब इसके अंदर क्या है कि एक लाइन के अंदर या तो 60 करेक्टर हो सकते हैं या 80 मैक्सिमम हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते। The drawback of this format is that much annotation information is lost. We do not know कि इसको किस तरह से annotate किया गया है, कौन सी पाइपलाइन यूज की गई है, या इसको किस मेथड से annotate किया गया है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो लॉस्ट हो जाती है। एक और इसके अलावा, अब ये फास्टे हो गया, इसके बाद रिट्रीवल सिस्टम एक और है, दैट इज ASN1 एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स नोटेशन 1 भी उसको बोला जाता है। ये जो है आपके ये वाला जो फॉर्मेट है, इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्मेट फॉर बायोलॉजिकल पर्सनस या माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के लिए ये वाला फॉर्मेट रीड करना, अंडरस्टैंड करना मोस्ट डिफिकल्ट है। उसकी वजह ये है कि ये इसके अंदर जो कोडिंग पार्ट है या जो है इस तरह से इसको लिखा जाता है कि ये जैसे कोड कर रहा होता है किसी चीज़ को, एक चीज़ एंड होगी फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगी, इसलिए इसको मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट कहा जाता है। लेकिन ये वाला जो सीक्वेंस है, इट इज़ मोस्ट इजी रीडेबल बाय कंप्यूटर्स, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में लिखा जाता है कि इनको कंप्यूटर्स बहुत इजीली रीड कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग या मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जिनके पास कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं होता, उनके लिए इसको रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये है कि आप पेज नंबर 26 पे आ जाओ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपके पास एक फिगर है, ये वाला जो सीक्वेंस है और जो आपको पीछे सीक्वेंस दिया गया है, जो आपके पास जेन बैंक में था, ये वाला जो सीक्वेंस है और वो जेन बैंक का सीक्वेंस था वो सेम है। बट आप देख सकते हो कि इन दोनों को सेव करने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है? सबसे पहले आप देखो कि हमारे जेन बैंक का जो फॉर्मेट था उसके अंदर सबसे पहले लोकस गिवन था जिसके अंदर उसका एक सेशन नंबर था और आगे उसकी लेंथ गिवन थी और फिर मॉलिक्यूल टाइप थी। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले उसका नेम है। नेम किस चीज़ का है जी आपके पास? यहाँ पर नेम जो यहाँ पर गिवन है, दैट इज ट्रैकिंग मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ मेजर फोटोसिंथेसिस जीन क्लस्टर फ्रॉम हेलिकोबैसिलस मोबिलिस। ये बेसिकली उसका आर्टिकल टाइटल यहाँ पर सबसे पहले गिवन है इन नेम। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये एक ब्रैकेट इसके बाद एंड हो रही है, नेक्स्ट लाइन से ऑथर्स के बाद एक ब्रैकेट ओपन हो रही है, दैट इज इंडिकेटिंग कि यहाँ पर ऑथर से रिलेटेड अब इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, अब उसमें आप देख सकते हो पहले नेम है, फिर स्टैंडर्ड है, फिर उसके बाद नेम,
फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे भी नेम के बाद लास्ट और फिर इनिशियल्स जो हैं वो सेव किए गए हैं। ये फॉर्मेट जो है इट इज कॉल्ड एज लूपिंग फॉर्मेट, या हम इसको ये कहते हैं कि ये लूप है कि उसके अंदर क्या होगा कि जहाँ पर पिछली ब्रैकेट शुरू हो रही है, जहाँ वो जिस तरह अब यहाँ पर ऑथर्स के बाद की जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है वो आपको नीचे सेकंड नेम के सॉरी थर्ड नेम के बाद एंड होती हुई नजर आएगी। वहां पे 3 ब्रैकेट्स एंड हो रही हैं, दैट इज सिंगल ऑथर नेम। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक सेकंड बल्कि मैं आप लोगों के साथ जी मैम। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अब ये स्टार्ट है, यहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो है ये ऑथर्स लिखा हुआ है, और ऑथर्स के बाद जो है ये आपकी एक स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि यहाँ से आपका जो है वो ये स्टार्ट हो रहा है ऑथर्स का पार्ट। यहाँ पे आपके पास पहली एक ब्रैकेट आ रही है, आफ्टर दैट इज नेम्स। अब ये एस जो है दैट इज स्टैंडर्ड नेम। अब नेम जो लिखा जाता है इन केस ऑफ योर पब्लिकेशंस, पहले लास्ट नेम लिखा जाता है फिर इनिशियल्स लिखे जाते हैं, इसलिए उसने नेम के नाम से पहले उसको लास्ट उसका इनिशियल लिया, लास्ट लिया है, फिर इनिशियल्स लिए हैं, और उसके बाद ये ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट जो है ये एंड हो गई है। आफ्टर दैट इज ये एस के सामने वाली जो ब्रैकेट है ये अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट एंड नहीं हुई, यहाँ पर उसी ब्रैकेट के अंदर रहते हुए उसने नेक्स्ट ब्रैकेट ये वाली ओपन की है, और यहाँ पर उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आके उसकी जो थर्ड ब्रैकेट है वो यहाँ पर आके एंड हुई है इस जगह पर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इसके बाद आप देख सकते हो कि नेक्स्ट लाइन पर उसने एफिलिएशन शो की है। एफिलिएशन किसकी है? ऑब्वियसली दैट इज आल्सो ऑफ ऑथर्स, और ऑथर्स के बाद एफिलिएशन उसने शो की हुई है एसटीआर के, उनका कौन सा इंस्टीट्यूट है या वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, इंडियाना यूनिवर्सिटी, ब्लूमिंगटन, IN, USA। ठीक है, और ये वाली जो ब्रैकेट है आप देख सकते हो एफिलिएशन के बाद कहीं पर भी ब्रैकेट स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन ये ब्रैकेट कहाँ से एंड हो रही है? दैट इज बेसिकली फ्रॉम दिस ऑथर ब्रैकेट। ये ऑथर्स ब्रैकेट जो स्टार्ट हुई थी ये यहाँ पर आके वो एंड हुई है। इसी तरह फिर नीचे फर्दर उसके अंदर जर्नल की इंफॉर्मेशन है, जनरल टाइटल मौजूद है, ये देखें आप जनरल टाइटल मौजूद है, फिर उसके बाद उसको जिस तरह से यानी कि किस जनरल के अंदर उसे सेव किया गया था ये उसका है, फिर उसके बाद यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है, फिर उसका ISSN नंबर है, फिर उसका कंप्लीट नेम है, या दैट इज प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद IMP के अंदर उसके इम्पोर्टेंट डेट और उसके जो वॉल्यूम और इशू नंबर थे वो सारा कुछ दिए गए हैं। पहले डेट है, स्टैंडर्ड ईयर बताया गया है, मंथ बताया गया है, डेट बताई गई है, डे अलहदा बताया गया है। जबकि आपने देखा था कि जन बैंक फॉर्मेट में सब कुछ एक ही जगह पे सिंपली लिख दिया गया था। उसके बाद वॉल्यूम नंबर अलहदा दिया है, इशू नंबर अलहदा दिया गया है, पेजेस अलहदा दिए गए हैं। जबकि जैन बैंक में क्या था कि वॉल्यूम उसके साथ ब्रैकेट में ही इशू नंबर और उसके बाद सेमी कॉलन के बाद जो है पेज नंबर दिया गया था। उसके बाद लैंग्वेज है, फिर आईडीज हैं पबमेड के, मेडलाइन के, PMID के, फिर उसके बाद कमेंट है कि दैट इज सीक्वेंस फ्रॉम NA न्यूक्लिक एसिड, सॉरी दैट इट इज द सीक्वेंस फ्रॉम, यहाँ पर AA होना चाहिए था, मिस प्रिंटिंग है आई गेस। अच्छा इसके बाद INST है, उसके बाद उसने इंसर्ट बताया है,
एक मिनट बेटा, आपकी आप इमन, मैं आपका एक मिनट क्वेश्चन पूछती हूँ। उसके बाद उसने रेपिटेशन रॉ बताई है कि यहाँ पर जो है रेपिटोर कौन सा है, या आपका जो सीक्वेंस दिया है वो किस किस्म का, दैट इज रॉ। मॉलिक्यूल्स आर ए अमाइनो एसिड, उसके बाद उसने लेंथ दी है और फिर सीक्वेंस डाटा दिया है NCBI EAA। ये वो सीक्वेंस है जो कि NCBI में सेव है। और उसके बाद यहाँ पर इसकी जो है, ये देखो इंसर्ट वाली जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रही थी वो यहाँ पर एंड हो रही है। ये आपका जो है ये थोड़ा सा जो ये वाला फॉर्मेट है, इट इज कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब इसके बाद बेटा एमन, आपने कोई क्वेश्चन करना है, शायद आप पूछ सकते हो जो प्रॉब्लम है आपको। एमन, आपने शायद हैंड रेस किया था। मैम सॉरी, मिस्टेकनली हुआ था। ओके, अच्छा, यहाँ तक अब आप लोगों को समझ आ गई है। इस वजह से कि इसके अंदर जो है इसको अब रीड करना जो है, प्रीवियस अगर आप देखो तो उनसे इसको रीड करना जो है वो थोड़ा नहीं, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको जो है ये हम कहते हैं कि ये आपकी ऐसा फॉर्मेट है जो कि कंप्यूटर के लिए रीड करना इजी है, बट फॉर अस इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। ठीक है, अब इसके अंदर जो है abstract syntax notation 1 is a data markup language with a structure specifically designed for accessing relational databases। ये ऐसा है जिसके अंदर relational databases को access करने के लिए जो कि use किया जाता है। It describes sequence with each item of information in a sequence record separated by tags so that each subportion of the sequence record can be easily added to the relational table and later extracted। इसका एक फायदा ये है कि ये जो आपके एक एक रिकॉर्ड यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऑथर्स के नाम से है या IMP के नाम से जो सीक्वेंस डाटा है और INST के नाम से जो सीक्वेंस डाटा है, इन सबको आप स्पेसिफिकली बाय पार्ट्स भी जो है बाद में रिट्रीव कर सकते हो, इनके सब पोर्शंस को, या एक एक को सेपरेटली सेव करना भी इजी है और उनको रिट्रीव करना भी इजी है। दो मोर डिफिकल्ट फॉर पीपल टू रीड, दिस फॉर्मेट मेक्स इट इजी फॉर कंप्यूटर्स टू फिल्टर एंड पार्स द डाटा। ठीक है, मैंने आपको ये बात पहले बताई है कि लोगों के लिए पढ़ना मुश्किल है, बट कंप्यूटर के लिए ये ज़्यादा इजी है। दिस फॉर्मेट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ट्रांसमिशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डाटा बिटवीन डेटाबेसेस। इससे आपकी जो ट्रांसमिशन और इंटीग्रेशन है डिफरेंट डेटाबेसेस के दरमियान वो इजीली हो सकती है। अब इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ सीक्वेंस फॉर्मेट्स, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि हमारे पास बायोलॉजिकल डेटाबेसेस जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में डेवलप हुई हुई हैं। उसकी वजह से उनके अंदर जो डिफ़िकल्टी आती है जब आप एक डेटाबेस से दूसरी डेटाबेस में मूव करना चाहते हो। इसी तरह वहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास एक आर्किटेक्चर ब्रोकर बनाया गया है कोबरा के नाम से। इसी तरह सीक्वेंस फॉर्मेट्स को चेंज करने के लिए भी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाया गया है, कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि रीड सेक कहलाता है। और ये रीड सेक क्या करता है कि ये इंटरचेंजेबल करता है आपके एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में बना, जो फ्रीक्वेंटली इंटरचेंजेबिलिटी है वो कुछ फॉर्मेट्स को फास्टर फॉर्मेट में चेंज कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोग्राम्स। In a sequence analysis and phylogenetic analysis, there is a frequent need to convert between sequence formats. ठीक है, अब sequence formats कौन से हैं? ज़्यादातर आपके फास्ट ए फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर सीक्वेंस फॉर्मेट कन्वर्जन इज ReadSeq. Read sequence written by Don Gilbert at Indiana University. It recognizes sequences in almost any format and writes a new line file in an alternative format. ठीक है, ये तकरीबन सारे सीक्वेंसेस को पढ़ सकता है और फिर उसके बाद इसको कन्वर्ट करता है। The web interface version of the program can be found at, वो आपके आगे उन्होंने वो दिया हुआ लिंक, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट इज SRS। ये आपके जो है वो जेनबैंक फॉर्मेट से जो पीछे आप पढ़ चुके हो। SRS जो है ये आपका EBI का फॉर्मेट है। ठीक है, सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम, इसका नाम ही उन्होंने SRS रखा हुआ है, सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम। Sequence retrieval system is a retrieval system maintained by the EBI which is comparable to NCBI entries। ये NCBI की entries की तरह का है। It is not as integrated as entries but allow the user to query multiple databases simultaneously।
ये इतना अच्छा नहीं है जितना एंट्रीज है, लेकिन फिर भी ये मल्टीपल डेटाबेसेस से एट अ टाइम सर्च कर सकता है. Another good example of database integration, it also offers direct access to certain sequence analysis applications such as sequence similarity searching and clusters sequence alignment. ठीक है, ये कुछ आपके जो है ना इसने टूल्स के साथ भी इंटरेक्ट करता है. बेटा आप लोगों को अटेंडेंस की पहले पड़ गई है, आप लोगों को अटेंडेंस के लिए टाइम दे देती हूँ बाद में, हौसले से बैठे रहेंगे. ये आपके जो है वो सीक्वेंस सिमिलैरिटी को फाइंड आउट कर सकता है, ये उनको भी जो है साथ में करता है, सर्च करता है. क्यूरीज कैन बी लॉन्च यूजिंग क्विक टेक्स्ट सर्च with only one query box in which to enter information. ये आपके ऐसे क्यूरी बॉक्स को लॉन्च करता है यूजिंग क्विक टेक्स्ट सर्च को भी आपके पास जो शॉर्ट फॉर्मेट्स हैं उनको यूज करते हुए ये करता है. विद ओनली वन क्यूरी बॉक्स, एक क्यूरी बॉक्स के होते हुए भी ये सर्च कर सकता है. इन विच टू एंटर इंफॉर्मेशन देयर आर इन विच टू एंटर इंफॉर्मेशन. इसके अलावा इसके पास ये भी है कि आपके पास इसके पास फॉर्म्स हैं, सबमिशन फॉर्म्स हैं. अगर आपके पास 4 कीवर्ड्स हैं या 4 क्राइटेरियाज हैं तो आप एक तरह का फॉर्म यूज करते हो. अगर आप 4 से ज्यादा फॉर्मेट्स यूज करना चाहते हो या क्राइटेरियाज यूज करना चाहते हो सर्च के लिए, तो उसके लिए फॉर्म डिफरेंट है. जिस तरह यहाँ पर दोनों के दो हैं, उनके डिफरेंट नाम है. स्टैंडर्ड क्यूरी फॉर्म है और एक एक्सटेंडेड क्यूरी फॉर्म है. स्टैंडर्ड क्यूरी फॉर्म जो है वो आपको 4 क्राइटेरियाज को अलाउ करता है. जो एक्सटेंडेड है वो मोर देन 4 को यूज करता है. There are also more elaborated submission forms, the standard query form and the extended query form. The standard form allows 4 criteria to be used, which are linked by Boolean operators. ये सब जो criterias हैं वो Boolean operators के साथ जो हैं use किए जाते हैं. The extended form allow many more diversified criteria and fields to be used. The search results contain the query sequence and sequence annotation as well as link to literature, metabolic pathways and other biological databases. यानी कि ये आपकी इंटीग्रेटेड है ऐसा रेस की तरह की. आप लोगों ने प्रैक्टिकल शायद परफॉर्म कर लिया हो यूनिप्रॉट वाला, तो यूनिप्रॉट में भी आपको मैंने काफ़ी एलैबोरेटेड फॉर्म में बताया था कि ये किस किस तरह से दूसरी डेटाबेसेस के साथ जो है वो लिंक कर रही है. ठीक है, इसी तरह SRS जो है इसकी फंक्शनैलिटी है कि ये कुछ डेटाबेसेस के साथ लिंक करती है. फॉर एग्जांपल लिटरेचर है, मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, या फिर DNA सर्च कर रहे हो तो उससे रिलेटेड प्रोटीन्स का डाटा जो है वो लिंक्ड होगा इसके पास. एंजाइम्स अगर हैं तो एंजाइम्स का डाटा लिंक्ड होगा. यानी कि ये इसके पास मिलती जुलती डेटाबेसेस के लिंक्स अवेलेबल होते हैं. ठीक है, लेकिन इसके के पास क्या है कि 2 तरह के फॉर्मेट्स हैं इनको सर्च करने के लिए. दैट इज स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड क्यूरी फॉर्म्स. स्टैंडर्ड के अंदर आप 4 क्राइटेरियाज यूज कर सकते हो, लेकिन एक क्राइटेरिया को दूसरे के साथ बुलियन ऑपरेटर यूज करते हुए, फॉर एग्जांपल एंड एंड नॉट या और यूज करते हुए आप कंबाइन करोगे. इसी तरह जो एक्सटेंडेड है उसके अंदर जो है वो अप टू 20 भी हो सकते हैं एट अ टाइम. अप टू डिफरेंट 20 क्राइटेरियाज भी सर्च हो सकते हैं. इसके साथ ही